एक समय वो ईरानी ड्रोन थी जिन्हें अमेरिका और उसके सहयोगी उड़ने वाले स्कूटर कहकर तंज किया करते थे, पर अब वही ड्रोन पूरी तरीके से युद्ध के नक्शे बदल दे रहे हैं। ईरान का शाहिद 136 बेहद सस्ता, सरल और आत्मघाती हमले के लिए डिजाइन किया गया ड्रोन, जिसने यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्षों में कमाल दिखाया। रूस ने शाहिद के मॉडल पर सैकड़ों ड्रोन एक साथ दागे थे। एक ही दिन में 700 प्लस ड्रोन दागने का अपने आप में एक इतिहास बना दिया। शाहिद 136 का जादू उसकी सस्ती लागत और अचूक हमले की क्षमता में है। एक सस्ते ड्रोन का मिश्रित झुंड महंगे एयर डिफेंस इंटरसेप्टर को थका देता है और कभी कभी असफल कर देता है। यही कारण है कि रणनीतिक सोच में अब अनट्रीटेबल सिस्टम्स यानी सस्ते बलिदानी प्लेटफॉर्मों का बोलबाला उठा। जहां दर्जनों ड्रोन भी लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो जीत संभव है। इसी की तर्ज पर अमेरिका ने नींव रखी है ल्यूकास ड्रोन की, जिसे अरिजोना की कंपनी स्पेक्ट्रोवर्क्स ने विकसित किया है। लुकास को मल्टी रोल के लिए डिजाइन किया गया है। यह कम्युनिकेशन रिले से लेकर स्वयं ऑपरेशन तक कर सकता है, मॉड्यूलर पेलोड रखता है, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ क्षमता रखता है और ट्रक लॉन्च विकल्प से बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए अनुकूल है। पेंटागन इसे म्यूजिक नेटवर्क के तहत मल्टी डोमेन कॉम्बैट सिस्टम में जोड़ने का सोच रहा है, यानी मित्र देशों के साथ कॉमन कम्युनिकेशन और स्वयं कॉम्बैट में सामूहिक शक्ति। लेकिन फर्क यह है कि शायद 136 की कीमत करीब $20,000 तक बताई जाती है, जबकि पश्चिमी इंटरसेप्टर मिसाइल की एक यूनिट की लागत कई दफा ज्यादा होती है। इसलिए युद्ध में शाहिद जैसे सस्ते ड्रोन ने प्रतिरक्षा लागत संदर्भ को ही बदल दिया। लुकास उसी मंथन पर तैयार किया गया, सस्ता, भरोसेमंद और बार बार दागने लायक। पर सवाल बन रहा है, क्या यह अमेरिका का सही संदर्भ है या बस एक तकनीकी की नकल यानी कॉपी? विश्लेषकों का मानना है लुकास एक टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्स है, पर यह जवाब कुछ मायनों में देर से आया लग सकता है। शायद 136 ने जमीनी और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित कर दी। असमित युद्ध में थोक हमलों का प्रभाव इसने दिखा दिया है। अमेरिका का ल्यूकास नेटवर्क इंटीग्रेशन और मॉड्यूलर डिजाइन इसे लचीला बनाते हैं, पर असली परीक्षा मैदान परिस्थितियों में होगी। क्या ल्यूकास वही किफायती और भरपूर असर दिखा पाएगा जो शाहिद ने दिखाया? क्योंकि अमेरिका पर आरोप है कि उसने ईरान के इसी सिस्टम की कॉपी की। अंत में कह सकते हैं, युद्ध अब महंगे प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं रह गया। यह लागत, सापेक्षता, फॉर्म टैक्टिक्स और नेटवर्क सक्षम ड्रोन प्लेटफॉर्म का युग है। ल्यूकास बनाम शाहिद 136 का मुकाबला केवल तकनीक का नहीं, बल्कि नई रणनीति का मापदंड भी है। और शायद इसी को समझना, बदलते युद्ध के नियमों को पहचानना अभी बाकी है। 25 सितंबर 2025, वॉशिंगटन व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस। एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान आमने सामने बैठे। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के दौरान हुई और इसे तुर्की अमेरिका रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत समझा जा रहा है। इस मुलाकात का फोकस 3 बड़े मुद्दों पर रहा। तुर्की को F-35 और F-16 जैसे उन्नत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की बिक्री, तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, अगर इस बैठक के नतीजे सकारात्मक रहे तो तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध बहुत जल्द या लगभग तुरंत हटाए जा सकते हैं। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि साल 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद ली थी। इस सौदे ने अमेरिकी और तुर्की के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था। वॉशिंगटन का कहना था कि S-400 जैसी रूसी तकनीकी अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की गोपनीय तकनीक को खतरे में डाल सकती है। नतीजा, अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से आउट कर दिया और उस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने संकेत दे दिया कि तुर्की पर लगे ये प्रतिबंध जल्दी हट सकते हैं, बशर्ते बातचीत का माहौल सकारात्मक बना रहे। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीद को बार बार निशाने पर लेता है और इसे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कदम बताता है। लेकिन जब तुर्की रूस से सीधे सैन्य तकनीकी खरीद लेता है, तब वही अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जाने लगता है।
यह दोहरा रवैया अमेरिकी कूटनीति में अक्सर देखने को मिलता है और भारत के लिए यह संदेश भी देता है कि पश्चिमी देशों की नीतियां हमेशा रणनीतिक हितों के हिसाब से बदलती रहती हैं। बैठक में केवल F-35 ही नहीं बल्कि F-16 विमानों का मुद्दा भी उठाया गया। तुर्की अपनी पुरानी F-16 फ्लीट को अपग्रेड करना चाहता है। अगर अमेरिका इस पर सहमत होता है तो तुर्की की हवाई ताकत और भी बढ़ जाएगी। साथ ही हल्क बैंक का मामला भी चर्चा का हिस्सा रहा। यह तुर्की का सरकारी बैंक है जिस पर आरोप है कि उसने ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद की है। इस मामले ने लंबे समय से अमेरिका और तुर्की के रिश्तों को उलझा रखा था। एर्दोगन ने बैठक में कहा कि यह यात्रा उनके लिए विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि UNGA के दौरान मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलना और इतने अहम मुद्दों पर चर्चा करना हमारे संबंधों को नई दिशा देगा। ट्रंप ने भी एर्दोगन को मेरा दोस्त कहकर संबोधित किया और दोनों नेताओं की निजी केमिस्ट्री को एक बार फिर सामने रखा। विशेषज्ञों का कहना है अगर अमेरिकी और तुर्की के बीच F-35 सौदा आगे बढ़ता है और प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो इससे दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। तुर्की को अत्याधुनिक तकनीकी मिलेगी और अमेरिका को एक भरोसेमंद बाजार और साझेदार। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी बना रहेगा कि S-400 मिसाइल सिस्टम के मामले में अमेरिका कितनी नरमी बरतने को तैयार होता है। नेटो के भीतर भी यह मुद्दा संवेदनशील है। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो सहयोगी हैं, लेकिन सीरिया में कुर्द लड़ाकों को लेकर मतभेद, ईरान पर प्रतिबंधों का पालन और हल्क बैंक केस जैसे मुद्दों ने बार बार रिश्तों को झकझोरा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना तालमेल बना रहा। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह बैठक दोनों देशों के लिए एक अवसर के रूप में भी देखी जा रही है। अगर प्रतिबंध हटते हैं और नए सैन्य सौदे होते हैं तो यह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। तुर्की की हवाई क्षमता मजबूत होगी, अमेरिका को रणनीतिक लाभ मिलेगा और रूस पर भी दबाव बढ़ सकता है। गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है उससे दुनिया के तमाम देश भयंकर गुस्से में हैं। बल्कि गाजा में जिस तरह से नेतन्याहू ने तबाही मचाई है उसी के चलते ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के साथ साथ उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है, जिसका खौफ इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू में दिखाई भी देता है। यही वजह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका के न्यूयॉर्क जाना था तो उन्होंने यूरोप के ऊपर से गुजरने से परहेज किया, जिससे साफ हो गया है कि नेतन्याहू उन देशों के हवाई क्षेत्र से दूर रहते हैं जहां उन्हें कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।